नमस्कार दोस्तों, साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत है। सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो ये सुबह का सेशन चल रहा है, अपन का फिजिक्स का सेशन है। और फिजिक्स में अपन अगर मैं बात करूं तो अपन चल रहे थे। एक तो दोस्तों एक बात बताओ, ये ऐप पर पहले ही आ चुका था कि 9:30 बजे की टाइमिंग है। ठीक है, ये देख, तो आप पहला ऐप देखा तो करो, उसमें टाइमिंग देखा करो थोड़ा सा। दूसरी बात, सर सोई नहीं क्यों नहीं हो रहा था, मेरे पे भी सो हो रहा था, ऐसे मत करो दोस्तों, है ना। ध्यान देखो पहले उसको, चीज को। अब तो अपन को इतने दिन जुड़े हो गए सिस्टम से, तो अपन को इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट है ना दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, है ना। क्वालिटी कम नहीं की क्या, सो हो रहा था, ऐसे मत करो दोस्तों, ध्यान देखो पहले उसको, चीज को। अब तो अपन को इतने दिन जुड़े हो गए सिस्टम से, कम है कि देखना एक बार क्वालिटी। एक सेकंड रुको दोस्तों, कम कर रखिए दोस्तों, अब क्वालिटी कम है दोस्तों। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं आपसे, तो फिजिक्स वाले सेक्शन में अपन ध्वनि के बारे में बात कर रहे थे, और मैंने कुछ ध्वनि के बारे में कुछ अच्छी तरह के मैथ के न्यूमेरिकल बता दिए थे आपको। इस तरीके से न्यूमेरिकल आपसे फिजिक्स में पूछे जा सकते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर मैं दोस्तों आपसे आगे की बात करूं, तो कल मैंने आपको कुछ बातें बता दी थी ध्वनि के बारे में, और कल मैंने आपको लास्ट एंड फाइनल बता दिया था कि वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड या आवर्तकाल क्या होता है, और एम्पलीट्यूड या आयाम क्या होता है। कल मैंने कहा था कि इनके बारे में मैं समझा तो रहा हूं, लेकिन मैंने कहा था इनका भी एक बहुत जगह काम बढ़ता है, बहुत जगह जरूरत होती है इनकी। तो कुछ बातें बता रहा हूं आपको, देखो सुनो। एक शब्द आता है तीव्रता, ठीक है, क्या होती है तीव्रता। और एक आता है दोस्तों प्रबलता, ये देख लो, है ना। तीव्रता मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी। ठीक है, और प्रबलता मतलब लाउडनेस। ठीक है दोस्तों, क्या होता है क्या नहीं होता। आपसे एग्जाम में इसका पूछेगा कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, तो क्लियर याद रखना, ध्वनि की जो तीव्रता है, क्या है तीव्रता, ये आयाम पर भी निर्भर करती है। क्लियर। अगर मुझसे पूछा जाए तो ये आवृत्ति पर भी निर्भर करती है, और अगर मुझसे पूछा जाए तो ये घनत्व पे भी निर्भर करती है। चारों चीजें बता दी मैंने, तीनों चीजें, एम्पलीट्यूड पर, फ्रीक्वेंसी पर और घनत्व पर। एग्जाम में बहुत बार पूछेगा कि ध्वनि की तीव्रता किस किस पर निर्भर करती है, तो ध्वनि की तीव्रता आयाम, आवृत्ति और घनत्व पर निर्भर करती है दोस्तों। एक अच्छा क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा, निर्भर करती है, मैंने क्लियर कर दिया। वैसे मैं ये कहूं आपसे कि ध्वनि की तीव्रता है, या ये मैं कहूं प्रबलता है, ये दोनों के बारे में आपसे बात करूं तो दोनों आयाम के वर्ग के समानुपाती होते हैं। अरे किसके, आयाम के वर्ग के। कहने का मतलब किसी चीज का जितना आयाम बढ़ेगा उसकी तीव्रता भी बढ़ेगी। आवृत्ति पर, लेकिन मैंने दो तरह के क्वेश्चन बता दिए आपको, ज्यादातर आयामी लिखा मिलेगा 99%, लेकिन कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि ध्वनि की तीव्रता इनमें से किस पर निर्भर करती है, आयाम पर, आवृत्ति पर, घनत्व पर, उपरोक्त सभी पर, तब याद रख लेना ध्वनि की तीव्रता इन तीनों पर ही निर्भर करती है। और वैसे संबंध क्या है, तो आप बोलोगे कि ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। वफरिंग कहां हो रही है दोस्तों, हाँ भाई रबी जी, बफरिंग यहां किसी भी तरह की कोई बफरिंग नहीं हो रही है दोस्तों, ठीक है ना। तो तीव्रता या प्रबलता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। अगली बात, अगर आपसे कभी पूछा जाए, काम की बात याद रख लेना, एक सेकंड रुको। अगर आपसे पूछा जाए कभी कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक, क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, क्लियर याद रखना कि ध्वनि की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो डेसिबल होता है। अरे क्या होता है, डेसिबल। क्लियर याद रखना, बहुत बार पूछेगा एग्जाम में कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, डेसिबल, और इसको लिखते हैं डीबी से। अरे किससे लिखते हैं, डीबी से। अगर
पूछा जाए कि ध्वनि की तीव्रता का प्रायोगिक मात्रक क्या होता है, प्रायोगिक मात्रक, तो क्लियर याद रखना, प्रायोगिक जो मात्रक होता है ध्वनि की तीव्रता का वो बेल होता है। क्या होता है? बेल। लेकिन मैं क्लियर रूप से याद करवा के आपको इस बात को नोट डाल के भी लिख दूं कि बेल क्या होता है। हां, ये बात क्लियर रूप से याद रख लेना कि बेल का जो ये प्रायोगिक मात्रक है वेल का 10वां भाग क्या? डेसिबल होता है। क्लियर याद रख लेना। तो जैसा पूछे वैसा आंसर दो। अगर कभी कहे कि ध्वनि की तीव्रता का मान क्या था, तो आप बोलोगे डेसिबल होता है। प्रायोगिक मात्रक क्या होता है? वेल होता है। और वेल का 10वां भाग क्या होता है? तो आप बोलोगे डेसिबल होता है। क्लियर? लेकिन सुनो, अगर पूछा जाए कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक एसआई पद्धति होती है, स्टैंडर्ड पद्धति है ना। एसआई पद्धति में क्या होते हैं आप मुझे क्लियर याद रख लेना क्या होता है। तो आप बोलोगे माइक्रोवाट बटे मीटर स्क्वायर। क्लियर है अभी बात? तो हमेशा याद रख लो, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ध्वनि की, क्यों मैंने इतने लिख दिए आपको, इसके रीजन है दोस्तों। चीज को समझा करो, ये बहुत पूछा गया है डेसिबल, ये पूछ ले, बहुत सीधा क्वेश्चन होगा, सबको पता होगा। कभी एग्जाम में ऐसा पूछे प्रायोगिक मात्रा, अब काम की बात है, क्या होगा? वेल। और कभी पूछा जाए ऐसा ही पद्धति में क्या होता है, तो आप बोलोगे माइक्रोवाट बटे मीटर स्क्वायर। क्या क्या बोला मैंने दोस्तों आपसे? मैंने मात्रक तो बोले ही बात, लेकिन काम की बात यहां भी बोली कि ध्वनि की तीव्रता किस किस पर निर्भर करती है। तो आप बोलोगे तीव्रता आयाम पर भी निर्भर करती है मेरे दोस्तों, आवृत्ति पर भी करती है और घनत्व पर भी करती है। वैसे भी देख लो, तीव्रता या लाउडनेस का मतलब अगर मैं बात करूं, दोनों अलग अलग शब्द है, लेकिन अलग अलग शब्द। प्रबलता, तीव्रता को अगर मैं बात करूं, दोनों ही निर्भर किस पर कर रहे हैं? आयाम के वर्ग के समानुपाती है। अगर आयाम बढ़ेगा ना, तो ध्वनि की प्रबलता भी बढ़ेगी। इसका मतलब समझ भी लो, मैंने आयाम क्या बोला था? आयाम बोला था कि माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। आप मुझे देखो, जब शेर दहाड़ता है तो पूरे जंगल में आवाज सुनाई देती है, या आप जोर से चिल्लाते हो तो अपने मुंह को खोलते हो। खोलने का मतलब है कि आप क्या बढ़ा रहे हो? आयाम। और आयाम बढ़ाओगे तो प्रबलता या तीव्रता बढ़ती है। क्लियर है मेरे दोस्तों? इतना आपको क्लियर है मेरी बात? इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब काम की बात पे आ जाओ। ये मैंने बता दिया है कि तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है, प्रायोगिक मात्रक बेल होता है, और वेल का 10वां भाग क्या होता है? डेसिबल। और अगर पूछा जाए कि ऐसा ही पद्धति में माइक्रोवाट बटे मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है दोस्तों? अगली बात सुनो, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि फुसफुसाहट में, आपको पता है कभी कभी डेसिबल के वो पूछ लेता है आपसे पैमाने, तो कभी भी पूछा जाए, मैं नोट डाल के एक काम करता हूं, मैं सेकंड पेज पे लिख दूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए फुसफुसाहट में फुसफुसाहट का मतलब आप बहुत धीरे धीरे बोल रहे हो, उस स्थिति में कितनी डेसिबल की ध्वनि होती है? तो आप बोलोगे 15 से 20 डेसिबल। क्लियर? अगर पूछे सामान्य वार्तालाप में, सामान्य वार्तालाप की, तब आप क्लियर रूप से याद रखना, सामान्य वार्तालाप में ध्वनि का डेसिबल होता है 30 से 40 डेसिबल। क्लियर दोस्तों? अगर पूछा जाए शहर का, जो सिटी है, शहर का मानक ध्वनि स्तर, ध्वनि स्तर कितना होता है, तब आप बोलोगे, ये पैमाने हैं दोस्तों, याद रखने ही पड़ेंगे। इन चीजों पे मैं कुछ नहीं कर सकता, जो चीज है वो ध्यान रख लेना। ये एक तरह से पैमाने हैं जिनको याद रहे। सर दिख रहा है सर, एक NETR में कुछ समझ में नहीं आ रहा। कन्हैया लाल क्या कहना चाह रहे हो? NETR, मुझे पूरी बात बताओ, ये समझ में नहीं आ रही मुझे, क्या पूछना चाह रहे हो आप कन्हैया लाल जी? NETR सर, एक NETR मतलब, या तो मुझे कुछ बात समझ में नहीं आ रही, आप क्या पूछना चाह रहे हो? कोई नहीं, बफरिंग कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है ना। चलो
अगली बात सुनो, अगर पूछे मानक ध्वनि स्तर, कहने का मतलब अगर मुझे पूछा जाए एक मानक तय किया गया है वो कितना डेसिबल का होना चाहिए, 55 डेसिबल का। एक और बात सुनो, अगर आपसे पूछा जाए कि WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, WHO के अनुसार, एक सेकंड रुको, हाँ दोस्तों चलो, अगर मैं बात करूं WHO के अनुसार, अगर आपसे कभी पूछा जाए अनुसार कानों के लिए श्रेष्ठ ध्वनि कितनी होती है, तब आप बोलोगे वो होती है 45 डेसिबल। बिल्कुल याद रखना, 45 डेसिबल को WHO ने कानों के लिए श्रेष्ठ ध्वनि बताया कि आप इस डेसिबल पर आप बात को स्पष्ट रूप से कान किसी चीज को सुन भी सकते हैं और कानों के लिए किसी भी तरह की कोई हानिकारक नहीं है। तो आपसे पूछा जाए कि WHO के अनुसार कानों के लिए श्रेष्ठ ध्वनि कितनी होती है, तो 45 डेसिबल। अब देखो डेसिबल में ये 2-3 बातें याद रख लेना, और तुम ये देखो मोटरसाइकिल कितने पर होती है, वो कितने पर होती है, ये आपने देखा होगा डीजे वगैरह आते हैं ये 100 डेसिबल पर होते हैं। अब ये आप बहुत जगह अलग अलग लिखा मिल जाते हैं, वो अपने हिसाब से लिख लेना। अगर मुझे पूछा जाए जैसे मोटरसाइकिल की बोलते हैं बहुत जगह, मोटरसाइकिल, ठीक है, ये गाड़ियां वगैरह कितने डेसिबल पर, 110 डेसिबल पर। एक जेट विमान वगैरह होते हैं, ठीक है, ये लगभग 150 डेसिबल के करीब होते हैं अगर बात करूं तो। ये कुछ बातें ऐसी लिखी मिल जाती है जिनको आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपको कुछ काम की बातें, क्लियर है मेरी बात, तो ये आप इतनी बातें याद रख लेना। फुसफुसाहट की 15 से 20 डेसिबल, ठीक है, सामान्य वार्तालाप की 30 से 40 डेसिबल, शहर का मानक ध्वनि स्तर 65 डेसिबल, WHO अनुसार कानों के लिए श्रेष्ठ ध्वनि 45 डेसिबल, मोटरसाइकिल ये और जेट विमान ये। क्लियर है मेरे दोस्तों, इन बातों को आपको कम से कम पता होना चाहिए, ये आपको कम से कम याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। अगली बात सुनो, एक और सुनो, एक ये पॉइंट सुनना दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे के अंदर और SSC के अंदर, वो आती है ध्वनि की तीव्रता नहीं, सॉरी, तारत्व। तीव्रता तो बता दिया मैंने अभी, तारत्व होता है। तारत्व का मतलब क्या होता है, तो इसको बोलते हैं पिच दोस्तों। क्या मतलब है, सुन लो मेरी बात, बहुत पूछा गया है, ये पूछेगा एग्जाम में, सीधा सा क्वेश्चन आता है ध्वनि में, सुन लो मेरी बात। बस आप क्या करते हो, चीज को ढंग से डिटेल से पढ़ नहीं पाते हो। तारत्व का मतलब क्या होता है दोस्तों, तारत्व का मतलब होता है आवाज के पतली और मोटी होने से है। ये बात दिमाग में बैठा लो कि तारत्व का संबंध किससे है, तो आप बोलोगे तारत्व का संबंध, लिख लो, इसका संबंध आवाज के पतली व मोटी होने से है। पहली लाइन याद रखना, एग्जाम में पूछ लेगा कि आवर्त का संबंध किससे है, तो आप बोलोगे आवाज के पतली व मोटी होने से। दूसरी बात, आवर्त किस पर निर्भर करता है, सॉरी, तारत्व किस पर निर्भर करता है, बहुत पूछेगा, याद रखना, तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी पर क्या करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। आप पूछोगे सर कैसे निर्भर करता है, तो मेरे दोस्तों क्लियर याद रखना, ये जो तारत्व होता है ना, ये तारत्व आवृत्ति के प्रोपोर्शनल टू होता है या फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, जब आपको ये पता है कि समानुपाती है तो ये बढ़े या आवृत्ति बढ़ेगी तो तारक भी बढ़ेगा और आवृत्ति घटेगी तो तारक भी घटेगा। मेरी बात को बहुत गौर करके सुनना, बहुत बार पूछेगा एग्जाम में, आपको ध्यान है, आपसे क्वेश्चन यही पूछता है रेलवे SSC की, बहुत बार के एग्जामों में उठा के देख लेना कि तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। कैसे निर्भर करता है, तो आवृत्ति के क्या होता है, समानुपाती, और आप देखते ही समझ गए, अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा और ये घटेगा तो ये घटेगा। इससे फर्क क्या पड़ेगा, तो क्लियर सुनो, मैं इधर लिख रहा हूं नीचे, अगर आवृत्ति बढ़ेगी, एक काम करो,
मैं इधर लिख रहा हूं, इधर पॉइंट है ना, इधर देख लो आप, अगर आवृत्ति बढ़ेगी, ये बढ़ गई आवृत्ति, तीर का निशान लगा दिया, तो क्या होगा, आप सबको पता है इस स्थिति में तारत भी क्या होगा, बढ़ेगा, और ऐसा होगा तो क्या होगी, तो आप बोलोगे आवाज पतली आएगी। कैसी होगी, पतली। और अगर ये कहे कि आवृत्ति घटेगी, क्लियर है, तो आप कहोगे दोस्तों तारत भी क्या होगा, घटेगा, और ऐसी स्थिति में आवाज कैसी आएगी दोस्तों, तो आप कहोगे आवाज मोटी होगी। क्लियर। जब कोई कहे कि मच्छर की जब भनभनाहट होती है तो उसकी आवाज पतली होती है, या आपसे कहे कि जब कोयल वगैरह बोलती है, अगर मुझसे पूछा जाए तो कोयल जब बोलती है तो उसकी आवाज पतली होती है, या कोई पक्षी जब बोलते हैं तो उनकी आवाज पतली होती है, तो इसका मतलब ये कहोगे कि उनकी आवृत्ति क्या होती है, ज्यादा। आपने ये भी देखा होगा जब पक्षी कोई आवाज करता है तो अपनी चोंच को बार बार ऐसे करता है, और ऐसा कर रहा है तो वो क्या बढ़ा रहा है, अपनी आवृत्ति बढ़ा रहा है, और आवृत्ति बढ़ने पर तारत बढ़ता है, और तारत बढ़ने पर आवाज कैसी आती है, पतली आती है। बहुत बार तुम गलती कर देते हो, एग्जाम में कभी कभी लाइन बना के क्वेश्चन पूछता है कि अगर आवृत्ति बढ़ने पर तारत बढ़ता है तो उस स्थिति में आवाज कैसी आती है, तो आप बोलोगे आवाज पतली आती है, और आवृत्ति घटने पर तारत घटता है, और उस स्थिति में अगर मुझसे पूछा जाए पिच हाई होगी तो मोटी आवाज होगी क्या सर? नहीं दोस्तों, अगर तारत्व ज्यादा होगा तो आवाज पतली होगी, पतली होगी, पतली होगी। क्लियर। क्योंकि तारत्व बढ़ने पर दोस्तों इस बात को ये मत देखो, तारत का मतलब समझो, उस स्थिति में क्या बढ़ गई, आवृत्ति बढ़ गई, और आवृत्ति बढ़ने पर आवाज कैसी आती है, पतली, और आवृत्ति घटने पर तारत्व घटता है, इसके कारण आवाज मोटी होती है। बहुत से क्वेश्चनों का आंसर है, ये भी क्वेश्चन का आंसर है कि लड़कियों की आवाज लड़कों की तुलना में पतली होती है। तो एक तो आपको पता है, इसका कारण मैंने आपको हार्मोन्स बताया था, और एक कारण ये आवृत्ति और तारत भी होता है, क्योंकि लड़कियों जब बोलती है उनकी आवृत्ति भी ज्यादा होती है तो तारत भी ज्यादा होता है, जिसके कारण उनकी आवाज क्या आती है, पतली आती है। क्लियर है भाई बात। तीक्ष्णता अलग होती है, तारत का मतलब तो आवाज के किससे है, पतली या मोटी होने से। ठीक है दोस्तों, अगली बात सुनो, नेक्स्ट आ जाओ। ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, जिनको याद रख लेना। एक और सुनो, एक दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। प्रतिध्वनि। क्लियर है। अगर प्रतिध्वनि का अगर मैं बात करूं क्या होती है क्या नहीं होती, एग्जाम की बात करूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिध्वनि का मतलब होता है इको। क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या मतलब है इसका, बात को सुनना। नाम ही सुनाई से आपको सुनने से पता चल रहा है, प्रतिध्वनि कहने का मतलब ध्वनि का किसी वस्तु से टकराकर वापस सुनाई देना, क्या कहलाता है, प्रतिध्वनि। कब होता है ऐसा, आपने देखा होगा जब कोई गुफा हो या जहां चारों तरफ पहाड़ हो, उस स्थिति में आप जब कोई चिल्लाते हो तो चिल्लाने के बाद पहाड़ों से आवाज टकराकर आपको वापस सुनाई देती है, उस स्थिति को क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। तो मैंने क्या बोला, जब किसी परावर्तक सतह से टकराकर ध्वनि का वापस सुनाई देना क्या कहलाता है, प्रतिध्वनि। क्या बोला मैंने, किसी परावर्तक सतह से, किसी परावर्तक सतह पर, परावर्तक सतह का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड सरफेस, किसी परावर्तक सतह से टकराकर ध्वनि का वापस सुनाई देना, वापस सुनाई देना, सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाता है। क्लियर दोस्तों, प्रतिध्वनि कहलाता है। तो आपसे कोई परिभाषा पूछने वाला है कि इसकी, नहीं दोस्तों, ये तो बात है कहलाता है, या आपको इस बात का पता है कि नाम से ही पता चल रहा है इस बात का कि प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है। तो आपसे दोस्तों इसमें क्या पूछेगा वो सुनो। ये रेलवे की हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए
आप कोई आवाज बोलते हो और वो आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे जाए, तो ऐसी स्थिति कब होगी? तो क्लियर याद रख लेना, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता मतलब जो आवाज अगर मैं बात करूं जो दे रहा है ना, श्रोता व परावर्तक के बीच न्यूनतम कितनी? 17 मीटर की। ठीक है, 17 मीटर बोल दो लगभग, या आप लिख सकते हो 17.2 मीटर। क्लियर रूप से, क्लियर, 17.2 मीटर की 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। बहुत पूछेगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि स्पष्ट, सबको पता भी होगा कि स्पष्ट प्रतिध्वनि, इसलिए एनसीईआरटी में 17.2 मीटर भी लिख रखा है दोस्तों, है ना, तो दोनों ही रखना कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता व परावर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो आप बोलोगे 17.2 मीटर की होनी चाहिए। एक और बात सुनो, स्पष्ट प्रतिध्वनि अब क्या करता है दोस्तों, अब ध्यान रखने वाली बात है, वो ये भी कह रहा है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछता है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता व परावर्तक के बीच कितना समय लगना चाहिए? तो 0.1 सेकंड का समय पूछे, 0.1 सेकंड का दूरी पूछे, 17 मीटर। इसका मतलब क्यों है सर 0.1 सेकंड का मतलब? यह कहा जाता है कि जब आप एक बार कोई बोलते हो किसी चीज को, उसका आपके मस्तिष्क पर 0.1 सेकंड तक असर रहता है। कितना? 0.1 सेकंड। अब क्या हुआ, असर रहेगा, तो इस 0.1 सेकंड से पहले कोई ध्वनि आपको सुनाई देगी तो वो स्पष्ट ध्वनि सुनाई देगी कि नहीं सुनाई देगी? क्लियर। उस स्थिति में ये कहते हैं, ऐसी स्थिति कब आएगी? जब कितने मीटर की दूरी हो जाएगी? 17 मीटर की दूरी। तो दो तरह की है, कितने मीटर की दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर की, या समय पूछे जाए, क्या पूछा जाए, मैं इसमें ही लिख दूं क्वेश्चन को नीचे, समय कितना होना चाहिए? अगर आपसे समय पूछे दोस्तों यहां पर, तो आप कहने का 0.1 सेकंड का समय लगता है। क्लियर है? ये बात याद रखो, एग्जाम में बहुत पूछेगा क्वेश्चन कि स्पष्ट प्रतिध्वनि की बात रटो मत, चीज को समझा इसलिए जाता है दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूं चीजें समझ में आ जाए। तुमसे कुछ नहीं पूछने वाला, दो तरह के क्वेश्चन है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता व परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? आप बोलोगे 17 मीटर सर। आपसे पूछे समय कितना लगना चाहिए? आप कहोगे 0.1 सेकंड का समय लगना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? इतना आपको इसके बारे में कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है, अगली बात सुनो, एक मैं तीसरा तरीका आपको बताता हूं। क्लियर है दोस्तों? एक सेकंड रुको आप, मैं कोई चीज देखता हूं एक बार। एक तीसरा तरीका और बताता हूं आपको, कभी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखने वाली बात होगी। मैं एक सवाल बताता हूं आपको, ये देखो, है ना, एक प्रतिध्वनि है दोस्तों, एक क्या है? प्रतिध्वनि। सुन लो एक सेकंड, 3 सेकंड में वापस आ जाती है। कितने सेकंड में? 3 सेकंड में वापस आ जाती है। मैं हर तरीके का दोस्तों आपको सवाल बना बना के बता रहा हूं, उसके बाद भी अगर गलती करके आ जाओ ना एग्जाम में, ये मैं तुमसे डेफिनेट कह सकता हूं, मैं ये कभी नहीं कह सकता कि तुम एग्जाम में पूरे क्वेश्चन आ जाओ। ये तो डिपेंड करेगा पेपर का कितना ज्यादा स्टैंडर्ड आता है। ठीक है, मगर ये जरूर मैं कह सकता हूं दोस्तों, अगर मैंने जो पढ़ाया है ना, उतना पढ़ाने के बाद जो बच्चा इतना पढ़ लेगा ना, वो गारंटी के साथ, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूं तुम्हारी, कि जो क्वेश्चन तुम नहीं करोगे ना, उसको कोई करने वाला भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, 99%, 1% कभी ऐसे उस स्थिति में पढ़ो ही नहीं, वो अलग बात है। मैं फिर बोल रहा हूं, इतना बता दूंगा आपको। इससे टफ का भी लेवल पूछे ना, आप कहो सर इससे टफ भी आया था, तो दोस्तों एक काम करना, उसको हाथ जोड़ के छोड़ भी देना। अगर बस की, जो इतने इंटेलिजेंट होंगे वो अपने लेवल पर पढ़ भी लेंगे। ठीक है, क्यों दोस्तों? एक बात सुनो, टीचर का काम एक लड़के को नहीं पढ़ाना होता है, टीचर का काम होता है पूरी क्लास का स्टैंडर्ड मेंटेन करना। और ये साइंस है दोस्तों, इसमें आप ये नहीं कर सकते एकदम में आप इतना स्टैंडर्ड बढ़ा दो कि आपको पता है कितना स्टैंडर्ड बढ़ाया जाएगा। जब हम बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं, बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं, तब तो हमारी क्लास 120 घंटे तक पहुंचेगी, ये समझ लेना आप।
ठीक है, आपको अपने आप पता चल जाएगा। डेट पहले 2 घंटे की चल रही थी, फिर 1.5 घंटे की, लगभग 100 से ऊपर क्लास बैठेगी आपकी। ठीक है, अब हम जब इतना कर रहे थे और आपको पता इससे ज्यादा साइंस पढ़ने की बस की, और इससे ज्यादा समझ में भी नहीं आएगा दोस्तों, एक बार में इतना ज्यादा समझ में आने वाला नहीं। फिर इससे ऊपर हाई को 11 12 का लेवल पूछे ना तो अच्छे अच्छे साइंस के स्टूडेंट पे नहीं होता दोस्तों, तुम पे क्या होगा। ये जो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है यही नहीं होते लोगों पे। आप देख लेना करवा के, आपके साथ में जो एनटीपीसी तैयारी कर रहे हैं कितने लोग करते हैं आपको पता है। मगर फिर बोल रहा हूं, चीजों को आप जितना आपको आता है ना उसको बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लो। मैंने कहा एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है यदि ध्वनि का वेग 342 मीटर प्रति सेकंड है तो श्रोता व परावर्तक के बीच की दूरी ज्ञात करो। आप करोगे मुझे सवाल, क्योंकि आप भी पढ़ चुके हो ऐसे क्वेश्चन बहुत, कि ऐसा कोई क्वेश्चन आप तो आप पूरे वो स्टूडेंट, आप तो ये भी बात है कि आप समझते चलो अगर कोई चीज नहीं हो रही है तुम पे तो देखो कितनी कमजोरी थी अभी भी आपके पास। और आपको पता होगा पढ़ने के बाद, चाहे आपने बायोलॉजी पढ़ रहे हो चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री, आपको कितनी चीजें अभी तक नई चीजें मिली हैं आपको पढ़ने। वरना अगर एग्जाम आ जाती इससे पहले कहीं तो आप इतनी चीजों को, मुझे आंसर दो आप पहले क्लियर, क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ मुझे, मैं देख रहा हूं आपके कमेंट। जल्दी बताओ मुझे, कितने लोग सवाल आ गया एग्जाम में, कितने लोग आंसर दे पाते हैं। बेरोजगार प्राणी तो 513 पे आ गया, विष्णु नागर 114 पे आ गया। मुकेश पटेल, कन्हैया लाल, अविनाश कजोड़मल 144, रजत, ज्ञानदास मीना 513 मीटर, मनीष मीना 1026, रवि कुमार मीना 1026, लोकेंद्र कोई दिक्कत नहीं। अब तुमको ऊपर क्यों लिखते हो, खूब समझ में आ रहा है, 3 बार तो बोल दिया एक प्रतिध्वनि, क्या दिक्कत आ रही है। थोड़ा बहुत कभी ऐसी चीज हो जाती है उसको तुरंत लिखने में देरी नहीं करता। ऊपर लिख दिया सर, क्या हो गया ऊपर लिख दिया तो। भगवानी प्रकाश कोई टेंशन नहीं, अब भवानी प्रकाश तो लिखता ही रहेगा इस बात को 10 बार। चलो ठीक है, ये बेरोजगार प्राणी है ना, ये नाम बेरोजगार है मगर ये रोजगार बड़ी जल्दी पाएगा, ये फिक्स है इसका, क्योंकि इसको मैं बहुत बार देखता हूं, बहुत क्वेश्चनों के आंसर बहुत सही देता है। ठीक है, उसने दिया 513, उसी ने नहीं दिया, बहुत से लोगों ने भी दिया था। लेकिन बात को सुनो, एक बात हमेशा ध्यान रखो, इस तरीके का कभी कोई क्वेश्चन पूछे तो एक बात को समझना दोस्तों, बहुत से लोगों ने क्वेश्चन दिया है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया, उनका भी तरीका अच्छा था, लेकिन थोड़ी बात को समझना। ये दोस्तों आपको प्रतिध्वनि दी है, आप इधर देखो, ये इधर देखो, इस तरीके से बनाता हूं, ये कोई श्रोता है और ये कोई परावर्तक सतह है। देखो उसने प्रतिध्वनि दोस्तों दी है, प्रतिध्वनि का मतलब क्या है, ये जाने की दूरी क्या हो गई x, और ये आने की दूरी क्या हो गई x, और x और x क्या हो गया 2x हो गया। मतलब आपको जब प्रतिध्वनि दे रहा है, प्रतिध्वनि मतलब एक बार गई, प्रतिध्वनि कब देगी, आपने आवाज सुनाई दी उसके बाद वापस आई है, तो ये प्रतिध्वनि 3x दी है, तो दूरी भी आएगी ना वो 2x आएगी, और आपको निकालनी क्या है x, आपको तो श्रोता व परावर्तक के बीच की। अगर आप ऐसे करते हो, जैसे आपको पता है दूरी निकालने का तरीका, दूरी बराबर हो गया क्या, आप कहोगे सर चाल इंटू समय, क्लियर। मगर मुझे बताओ ये जो समय दिया है ना आपको, ये समय x थोड़ी दिया है, ये 2x दिया था एक तरह से, इसका मतलब यहां दूरी भी क्या करो आप 2d आएगी, आपकी क्या आएगी 2d, और फिर आपको क्या निकालने, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 2d बराबर आप इसको b इंटू टी लिखोगे। और सुनो,
अब ज्यादा नहीं ध्यान रहे तो एक बात हमेशा याद रख लो, आप तो दिमाग में बैठा लो, अगर कभी भी ऐसा सवाल करना होगा ना और इस तरीके से सवाल आएगा, उस स्थिति में दूरी निकालोगे ना तो दूरी में 2D मानोगे, 2D बराबर b इंटू टी होता है। 2D बराबर v कितना दे रखा है दोस्तों आपको 342, कोई नहीं, इंटू टी कितना दे रखा है आपको 3 सेकेंड। क्लियर है दोस्तों। d बराबर निकालना है, ये 6 हो गया मेरे हिसाब से, ये कितना हो गया 3 चौकू 12 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1026 बटे आप क्या कर दोगे 2 करोगे, तो मेरे हिसाब से 2 1 3 और क्या आ गया 513 मीटर आ गया। बात समझ में आई? क्या समझ में आई दोस्तों? प्रतिध्वनि दी है आपको तो दूरी भी तो आपको यहां से यहां तक की होगी, लेकिन आपको क्या पूछा है, केवल इसके बीच की आपको x बतानी थी, तो x बताने के लिए d निकालना था केवल, इसलिए आपने 513 मीटर की। ठीक है, तो आज के बाद गलती थोड़ी करोगे। अब देखो क्या हुआ, मेरी बात को फिर सुनो दोस्तों। एग्जाम में आप ये सोच के चलो दोस्तों क्या नया आएगा। ठीक है, नया पुराना क्या था, बहुत बार पूछा कि श्रोता परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होती है 17 मीटर, बहुत बार पूछ लिया समय कितना लगता है 0.1 सेकेंड। अब उसने क्या किया, अब थोड़ा मैटर को घुमा दिया, जैसे अभी मैंने एक सवाल दिया, यही सवाल दिया क्वेश्चन, अगर आपको मैं पढ़ाता भी नहीं तो कितने लोग सही करके आते, तो आप देख लो 2 4 5 ऐसे थे जिन्होंने सही लिखे, उसके बाद गलत हो गए, तो इसी में से आपको पता चल गया, अपने आप छटनी हो गई लोगों की। तो वो छटनी करने के लिए उसने क्या कर दिया, वो देख रहा है कि कितने लोगों की बात, कितने लोग चीज को समझ के पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगली बात सुनो, नेक्स्ट आ जाओ। एक होती है, कभी भी याद रख लेना, एक होती है क्वालिटी, गुणता होती है। वैसे एक बात लो सुनो, एक लिख ही देता हूं, एक सेकेंड। क्वालिटी, ठीक है, देखो इनके कोई क्वेश्चन एग्जाम में बनते नहीं है, मुझसे पूछा जाए क्वालिटी वगैरह के कोई ऐसे स्पेशल क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन सुन लो मेरी बात, क्वालिटी क्या होती है। क्वालिटी आप कोई शो वगैरह देखते हो, जैसे कोई भी आप म्यूजिक सिस्टम वाले देखते हो, तो वहां आवाज तो सबकी होती है, वहां क्वालिटी देखी जाती है। ठीक है ना, तो क्वालिटी का मतलब क्या होता है, गुणता का मतलब होता है कि जब समान आवृत्ति, समान आवृत्ति हो और समान आयाम हो, उस ध्वनि में अंतर क्या कहलाता है, क्वालिटी कहलाता है, गुणता कहलाता है। क्लियर है, तो ये वो स्थिति है, कभी कभी पूछे गुणता का मतलब क्या है, तो गुणता का मतलब है जब आवृत्ति और आयाम दोनों ही समान हो, उस स्थिति में डिफरेंस करते हैं तो वो क्या कहलाती है, तो हम बोलते हैं इस समय इसकी क्वालिटी किसकी अच्छी है और किसकी बुरी, उसका पता लगाने के लिए हम क्वालिटी का उपयोग करते हैं। तो ये याद रख लेना, एग्जाम में कभी आपसे पूछा जाए। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बार आए हैं, बात समझ में आ गई आपको, काम की बात हो गई। ठीक है, तो गुणता में तो कुछ नहीं, बस आप इतना याद रखना, समान आवृत्ति और समान आयाम वाली ध्वनि में अंतर किसके द्वारा होता है, तो गुणता द्वारा होता है। ठीक है, एक और बात सुनो, एक और बता देता हूं देखो दोस्तों, एक अनुरणन भी होता है इस तरीके से। क्या है, इसको और सुन लो दोस्तों, ये क्या है मैं आपको बता दूं। अनुरणन, अनुरणन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सॉरी ऐसे ही बोलते हैं मेरे हिसाब से, रिवर्बरेशन बोलते हैं एक तरह से। क्या होता है इसका मतलब, आपने देखा होगा सिनेमा हॉल वगैरह होते हैं जिनमें कोई ध्वनि होती है वो काफी देर तक आपको सुनाई देती रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कारण है, तो सिनेमा हॉल इस तरीके से बनाए जाते हैं कि यहां ध्वनि का बार बार परावर्तन होता है। क्या होता है, परावर्तन, और उस परावर्तन के कारण जो ध्वनि सुनाई देती है उसको क्या बोलते हैं हम, अनुरणन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुरणन। तो कहने का मतलब सिनेमा हॉल में, इस बात को ऐसे लिख दूं, सिनेमा हॉल में, एग्जाम ऐसे ही पूछेगा, सिनेमा हॉल में ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण बार बार परावर्तन के कारण काफी
काफी देर तक सुनाई देती है, इसे अनुरणन कहते हैं। एक और सुनो इसकी बात, काम की बात क्यों, इसमें इंपॉर्टेंट बात एक और सुनो। आपने देखा होगा एक कोई हॉल हो, उसमें जब कोई चीज बोलते हैं तो आपको कब, बार बार सुनाई तो देती है, लेकिन क्या वो स्पष्ट सुनाई दे रही है? आपको स्पष्ट सुनाई देती है। कब तक सुनाई देगी वो सुनो। जब, बात सुना, किसी भी स्रोत, किसी भी, किसके द्वारा, क्या बोलते हैं उसको, हां, किसी भी वक्ता द्वारा, वक्ता होता है, वक्ता द्वारा कोई आवाज किसी हॉल में, किसी वक्ता द्वारा, ऐसे लिख दो, किसी वक्ता द्वारा दिया गया भाषण स्पष्ट रूप से तब सुनाई देता है, सुनाई देता है तब जब अनुरणन काल, रिवर्बरेशन पीरियड काल 0.8 सेकंड से कम होता है। से क्या होता है? कम। क्लियर, याद रख लो, अगर इससे कम है ना 0.8 सेकंड तक, तब आपको कोई भी भाषण स्पष्ट रूप से सुनाई देगा। इसका मतलब समझ लेना, कोई हॉल हो और कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है, अगर उस काल का अनुरणन काल है वो 0.8 सेकंड से अधिक हो जाए तो समझ लेना उस स्थिति में आपको उसकी जो आवाज है वो स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देगी। फिर कहोगे उस स्थिति में क्या करते हैं? उस स्थिति में आपने कभी सिनेमा हॉल में बैठे हो तो उसकी छत देखना इस तरीके से बनाई जाती है जिससे बार बार परावर्तन हो देखना। उस स्थिति में अवशोषक क्षेत्रफल को समायोजित किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। एक तरफ बढ़ाना हो तो बढ़ाते हैं, घटाना हो तो घटाते हैं, उस हिसाब से उसको किया जाता है जिससे अनुरणन काल 0.8 सेकंड से कम हो जाए। तो एक याद ये 0.8 सेकंड याद रख लेना, अनुरणन काल। कब? जब स्पष्ट ध्वनि सुननी हो किसी भी हॉल के अंदर, तो कितना होता है? 0.8 सेकंड। कोई परिभाषा थोड़ी पूछने वाला है। बुड का यूज ज्यादा करके कैसे भी समझ लो आप, कहने का मतलब अवशोषक क्षेत्रफल को घटाया जिससे परावर्तन। तो ध्यान, क्या इन चीजों को थोड़ी पूछने वाला है आपसे, तो इतना पूछेगा समय 0.8 सेकंड से कम है तो आपको किसी भी हॉल में आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देगी, अधिक हो जाएगा तो स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देगी। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने कुछ बातें आपको ध्वनि के बारे में बता दी है। अब मैं एक नेक्स्ट पॉइंट और ले लेता हूं दोस्तों। एक ये बहुत आ जाता है कभी कभी, ये बहुत पूछा गया है ध्वनि में दोनों, ध्वनि की आवृत्ति का परिसर। आवृत्ति का परिसर, परिसर यानी क्या होता है? क्षेत्र होता है। और आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी का। क्या मतलब है दोस्तों? आप सबको पता होगा 3 तरह की ध्वनियां होती हैं, अगर आपको पता हो सबको, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है बहुत बार। पहली होती है एक, उसको बोलते हैं अश्रव्य ध्वनि। अश्रव्य ध्वनि, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। या ध्वनि बोल दो या तरंग बोल दो, अश्रव्य तरंग लो, ठीक है। और इनको बोलते हैं वेव। क्लियर है? इसका मतलब क्या होता है? अश्रव्य का मतलब, जब आप क्लियर रूप से याद रखो, अश्रव्य तरंग में कब होती है? जब ध्वनि की आवृत्ति का परिसर क्या होता है? तो आप कहोगे आवृत्ति का परिसर 20 हर्ट्ज से कम होता है। ये आपको मान पूछे जाते हैं, जो रेलवे की एग्जाम देते हैं उनको आपको क्लियर रूप से पता होगा। मैंने अपने हिसाब से लिखा है, साउंड के प्रकार बोलो कोई दिक्कत नहीं, आप इससे ध्यान रखो। आपसे पूछा जाए कि अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो आप बोलोगे 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज से कम होती है। क्या इस
अश्रव्य तरंगों को मनुष्य सुन सकता है क्या? आप बोलोगे इन तरंगों को मनुष्य सुन नहीं सकता। क्लियर? कहने का मतलब मनुष्य इन तरंगों को नहीं सुन सकता। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? अगर ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ज से कम है दोस्तों, तो मनुष्य इनको सुन नहीं सकता, अपने कान इनको सुनने के लिए तैयार नहीं होते। क्लियर? संवेदनशील नहीं होते। आप पूछोगे सर और कौन कौन सुन सकते हैं इनको? तो मैं बताता हूं। इनको हाथी सुन सकता है, इनको गाय सुन सकती है, इनको ब्लू व्हेल मछली सुन सकती है, ठीक है, इनको पक्षी सुन सकते हैं दोस्तों। चलो कुछ नाम लिख दिए, आपने कम सुने होंगे। और एक और मैं बताऊं तो ये भी याद रखना दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में इनको कोई नाम नहीं दिया गया है। आपकी एनसीईआरटी बुक में केवल एक नाम दिया गया है और वो है राइनोसिरस गैंडा। मैं हर तरीके की बात करूंगा दोस्तों। मैं एनसीईआरटी इसलिए लेता हूं कि ज्यादातर मेरे हिसाब से एग्जाम्पल वो आने चाहिए जो एनसीईआरटी के अंदर है। तो ये याद रखना, राइनोसिरस गैंडा होता है, ये 5 हर्ज आवृत्ति की ध्वनि को भी सुन लेता है। और जब कभी भी भूकंप वगैरह आते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, इनको पहले ही संकेत मिल जाता है कि भूकंप तूफान आने वाला है, और ये और जानवरों को संकेत देना चालू कर देते हैं। लेकिन ये तो सबने सुना होगा, लेकिन मैंने कुछ नाम और भी लिख दिए दोस्तों कि हाथी, गाय, ब्लू व्हेल और पक्षी, इन सबके द्वारा कैसी तरंगे सुनी जाती हैं, ये सुन सकते हैं, तो अश्रव्य तरंगे सुन सकते हैं। क्लियर? अगली बात आ जाओ। नेक्स्ट, एक होती है अश्रव्य तरंगे और दूसरी तरंगे कौन सी होती हैं दोस्तों? दूसरी तरंगे होती हैं, उनको बोलते हैं श्रव्य तरंगे। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं अगर मैं बात करूं तो इनको बोलते हैं ऑडिबल वेव। अब देख लो दोस्तों, आप एक चीज समझ के देखो, ध्वनि लोग 10-5 मिनट में, 15-20 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं चैप्टर को। ध्वनि अपना आज चैप्टर चल रहा है 1.5 घंटे और कल भी चला था कम से 1 घंटे टॉपिक, तब जाके ध्वनि कंप्लीट हो रही है। ये अंतर है दोस्तों पढ़ाई। समझो, क्या हम कम तो पढ़ के नहीं जा रहे एग्जाम में, ये समझो कि हम जबरदस्ती ज्यादा तो नहीं पढ़ रहे। मैं बार बार ये भी कह रहा हूं, मैं कोई लाइन ऐसी नहीं लिखवा रहा। आप जो लोग समझदार अपना भेजा अपने साथ लेके बैठे हैं ना, उनको ये पता है कि जो एनसीईआरटी में वो पढ़ा रहा हूं, और रेलवे के सिलेबस को उठा के देख लो, उसमें साफ लिख रखा है कि 9, 10 तक की आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। बस क्या होता है, बशर्ते कभी कभी आपको चीज समझ में नहीं आती, कोई सवाल पूछेगा कैसे, वो चीजें मैं अपने हिसाब से ऐड करके आपको बता देता हूं, तरीके बता देता हूं। लेकिन चीजों को उनको कंप्लीट पढ़ जाओ। तुम क्या करते हो, कम कोर्स के अलावा जबरदस्ती की बहुत चीजें पढ़ रहे हो। 90% मुझसे पूछा जाए ना, तो चीजें जो एनसीईआरटी के सिलेबस में वो ही आनी चाहिए। उसके अलावा 1-2 क्वेश्चन आ जाए तो उनके लिए जबरदस्ती 50 जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी जो चीज है ना पढ़ने की, वो ही पढ़ पाओगे आप। इनको कंप्लीट करो। अगली श्रव्य तरंगे, अगर एग्जाम में पूछा जाए इन तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति, तो आप सबको पता है कि इन तरंगों की फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 हर्ज होती है, के मध्य होती है। अगर किसी ध्वनि की तरंग आवृत्ति 20 से 20,000 के हर्ज के मध्य है, तो समझ लेना वो कैसी है, श्रव्य तरंगे। और मनुष्य इन तरंगों को सुन सकता है। मनुष्य इन तरंगों को सुन सकता है, सबको पता है। चलो क्लियर मेरे दोस्त? एस का मतलब दूसरा से पूछ लेगा क्वेश्चन कि मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य की। अगर मैं बात करूं इनके बारे में, श्रव्य तरंगों के बारे में, एक बात सुनो। मैंने कहा कि सब तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो आप बोलोगे 20 से 20,000 हर्ज के ध्वनि को इन मनुष्य इन तरंगों को सुन सकता है। ठीक है, तो श्रव्य के बारे में तो हाँ यही बात याद रखनी थी कि मनुष्य किन तरंगों को सुन सकता है, तो आप बोलोगे श्रव्य तरंगों को सुन सकता है। अगली बात सुनो, तीसरी बात करूं, एक आती है पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य बोले दोस्तों, या कभी आपसे पराध्वनि पूछे, कंफ्यूज मत हुआ करो।
क्लियर। इनकी अगर मैं बात करूं, इनको क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। क्लियर दोस्तों। अगर पूछा जाए इनके बारे में कि इनकी आवृत्ति कितनी होती है, आप सबको पता है कि इन तरंगों की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी होती है, वो होती है 20,000 हर्ज से अधिक। अब कभी कभी छोटी चीजों को भी गलती कर देते हो दोस्तों, कभी कभी ऑप्शन में 20,000 हर्ज नहीं आए तो क्या इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? 20 किलो हर्ज से अधिक। अरे बात एक ही है ना, किलो हर्ज में दे दिया। अब कभी कभी तुम क्या करते हो कि दिमाग को यूज तो लेते नहीं हो, जल्दीबाजी करते हो, और उस स्थिति में कह रहा हूं अभी से हैबिट बना लो। कभी भी क्वेश्चन को पढ़ो, चाहे आप कोई टेस्ट सीरीज कर रहे हो या कोई भी क्वेश्चन कहीं पढ़ रहे हो, उनको अंडरलाइन करके पढ़ना सीखो हमेशा। और अंडरलाइन ऐसे मत करो पूरे क्वेश्चन को, काम की बात को वहीं अंडरलाइन, तो पेपर करते समय भी अंडरलाइन की आदत पड़ जाएगी कि हम बात को समझेंगे, जोर देंगे क्या पूछ रहा है हमसे। समझ में आ रही बात आपको? और तुम क्या करते हो, कौन सी ध्वनि पराध्वनि, कोई पूछ लेता है तो किलो हर्ज तो दिखता नहीं है, 20 हर्ज से कम दिख जाता है वो वाला। अरे ये किलो हर्ज है दोस्तों, 20 किलो हर्ज से अधिक भी तो बोल सकते हैं, क्या दिक्कत आती है? तो ये बात आप या 20 किलो हर्ज तक थी तो यहां आ गई किसमें, श्रव्य तरंगों में। ये उससे अधिक बोली है, 20 से कोई 21 किलो हर्ज, 22 कोई भी हो, तो सब तरह की तरंगे कौन सी होती है, पराश्रव। क्लियर। इन पराश्रव तरंगों को कौन सुन सकता है? तो पहली बात तो ये बात क्लियर सुन लेना, मनुष्य इनको भी नहीं सुन सकता, मनुष्य इनको नहीं सुन सकता है। आप पूछोगे तो कौन सुन सकता है, आप बोलोगे इनको चमगादड़ सुन सकता है, सबको पता है। कुत्ता सुन सकता है, बिल्ली सुन सकती है, और चलो एक और लिख देता हूं, शेर भी सुन सकता है। चलो हर चीज में कुछ थोड़ा सा अलग डिफरेंस पैदा कर देता हूं, ठीक है। चलो एक नया नाम और लिख दिया, शेर भी लिख दिया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो ये बातें आप याद रख लेना, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आवृत्ति क्या होती है, मनुष्य अश्रव्य को नहीं सुन सकता, कौन सुन सकते हैं, बता दिया। अगर पूछे श्रव्य तरंगों के बारे में, यह बता दिया, सबको पता है। और पराश्रव्य तरंगों की बात करूं तो मनुष्य तो केवल श्रव्य को सुन सकता है, अश्रव्य पराश्रव्य दोनों को नहीं सुन सकता। क्लियर। आवृत्ति मैंने बता दी, बात आ गई। अब बात आती है इन पराश्रव्य तरंगों को बहुत क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह याद रख लेना, इन पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कहां होता है। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग, कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, तब याद रख लेना दोस्तों, कभी एग्जाम में पूछे। देख लो पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला अगर मैं बात करूं, चमगादड़ के द्वारा रात्रि में रास्ता देखने में, या आप तो ये लिख लो, चमगादड़ के द्वारा रास्ता देखने में। देखो एक बात सुनो, जब चमगादड़ चलता है तब क्या करती है कि चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि तरंगे क्या करती है, उत्पन्न करती है। ये पराश्रव्य ध्वनि तरंगे ये उत्पन्न कर दी। अगर यहां कोई दीवार है, ये समझ लो, तो ये होगी, या कोई अगर मैं बात करूं तो यहां से टकरा कर अगर ये वापस आ जाती हैं तो वो समझ लेता है कि आगे कोई ना कोई रास्ता है, सॉरी, और आगे कोई ना कोई क्या है, बाधा है या दीवार है, तो वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है। और जब तक सीधी लाइन जाती रहती है पराश्रव्य तरंगे की, वो समझ लेता है अभी कोई दिक्कत नहीं, सीधा चलता रहता है, ठीक है। एक याद रख लेना, एक ये मोटे पिलर नहीं आते क्या, जितने भी मोटे पिलर होते हैं, पिलर का मतलब अगर मैं बात करूं खंबे वगैरह मान लो, ऐसे नहीं, देखो ऐसे देखो, जैसे जहां पर मेट्रो चलती है तो मेट्रो के आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े पिलर होते हैं। अगर इन पिलर की बात करूं तो कभी कभी क्या होता है, इन पिलर का बनाने का तरीका क्या होता है, भाई इन पर तो बहुत चीजें टिकी हुई है, ऐसा नहीं है कि इनमें छोटी मोटी कमी हो गई तो कभी भी ढह जाएंगे, तो ऐसे काम थोड़ी चल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, तो इनको क्या करते हैं, जैसे जैसे बनते रहते हैं ना, तो क्या होता है, इनकी दरारों का पता लगाने,
छोटे पिलर की दरार पता चल जाती है दोस्तों बाहर से देखने पर, लेकिन ज्यादा मोटे पिलर की दरार है ना, कोई अंदर दरार है तो पता नहीं चलती। तो क्या होता है, एक मशीन आती है, उससे परासर तरंगे भेजी जाती है, देखी जाती है बीच में इनमें लगातार कि कहीं दरार तो नहीं है, जहां से टकरा कर वापस आ गई। जैसे ये कोई पिलर है और इसके बीच में ये समझ लो दरार है, तो ये जब तक सीधी जाती रहेंगी तरंगे कोई दिक्कत नहीं है, सीधी कोई दिक्कत नहीं है। यहां से टकरा कर वापस आ गई, वो समझ लेगा कि इस जगह पर कोई ना कोई दरार है। तो इसका मतलब क्या है, मोटे पिलर की दरार का पता लगाने में, मोटे पिलर की दरार का पता लगाने में इनका उपयोग करते हैं। एक आपको पता है सोनोग्राफी होती है, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं इसलिए उसको, तो सोनोग्राफी में इसका उपयोग करते हैं। तो सोनोग्राफी में भी कोई पूछे कौन सी तरंगे बुझी सर, ठीक है ना। एक बात सुनो, सोनोग्राफी में करते हैं, इनके द्वारा भेजी जाती है। अगली बात सुनो, चमगादड़ के द्वारा रास्ता देखने में, पिलर की दरार का पता लगाने में, सोनोग्राफी में उपयोग करते हैं। और मेन इसका उपयोग आप याद रख लेना। एक मैं ये भी बता दूं, कभी पूछ ले, टेढ़े मेढ़े जो बुल्ट होते हैं, टेढ़े मेढ़े का मतलब जैसे मैं आपको ऐसे लिख दूं, चलो कोई सर्पिलाकार, सर्पिलाकार, सर्पिलाकार कोई पेच है या बुल्ट है, इस तरीके की कोई सर्पिलाकार पेच है, उनके अंदर उनको सफाई करने में भी किनका उपयोग किया जाता है, परासरभी ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है पेच की सफाई करने में। ठीक है, तो ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो ध्यान रख लेना। बुल्ट बोलते, पेच बोलते, कुछ भी बोलते, उनकी सफाई करने में इनका उपयोग किया जाता है, ये कह देना है ना। अगली बात सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, परासरी ध्वनि का कोई एग्जाम में तुमसे पूछे, देखो मैंने इसलिए लिख दिए दोस्तों, मैं भी इनको लिखना नहीं चाहता था, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, आजकल के एग्जामों में नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो कभी ऐसे पूछे किस में उपयोग किया जाता है, तो दो चार आप याद रख लेना। अगली बात सुनो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी थी क्या, और वो सुन लो आप बहुत अच्छी तरीके से, और वो है सोनार। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, एग्जाम में। सोनार क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म याद रख लेना पहली तो, इसी को बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। नीचे लिख दो, ठीक है। फुल फॉर्म 100% याद रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्लियर। एग्जाम का पहला क्वेश्चन पूछे कि सोनार में किन तरंगों का उपयोग होता है, तो आप बोलोगे सोनार में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। तरंगों का पराश्रव्य बोलो या पराध्वनि उपयोग करते हैं। क्या है सोनार? सोनार वो यंत्र है जिसमें गहराई में किसी चट्टान का पता लगाने के लिए या दूरी बताने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आप क्या बोलोगे? सोनार का उपयोग किया जाता है। तो मैं फिर बोलता हूं, पानी के जहाजों में, पानी के जहाजों बोल दो आप, या पनडुब्बी में लिखा मिल जाता है, पनडुब्बी में दूरी का पता लगाने में मतलब कोई भी चट्टान वगैरह है, इसका पता लगाने में या दिशा बताने में या रुकावट बताने में, सब बातें लिख दी है मैंने। बताने में उपयोग करते हैं।
क्लियर? बहुत पूछेगा दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूं एग्जाम में कि पानी के जहाजों में या पनडुब्बी में रुकावट का पता लगाने के लिए या चट्टानों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप बोलोगे सोनार का उपयोग होता है। सोनार के द्वारा कौन सी तरंगे भेजी जाती है? परासरक तरंगे भेजी जाती है। और मेरी बात बता दूं कैसे करते हैं, ये ध्यान रखना। ये देख लो, कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये कोई पानी का जहाज है, इसके नीचे सोनार लगा होता है, इसके द्वारा इस तरीके से गहराई का पता लगाने के लिए भी करते हैं दोस्तों, सब तरह की। जैसे ये कोई पानी की चट्टान है, अगर ये सोनार के द्वारा तरंगे भेजी जाती है इस तरीके से परासर तरंगे, ये परासर तरंगे इस चट्टान से टकराई तो दोबारा वापस आ गई, वापस आते ही ये सिग्नल देती है इसको, पायलट बैठा होता है वहां उसको, और ये क्या करती है, परासरक तरंगों का जो सिग्नल है उसको विद्युत क्षेत्र में या विद्युत तरंगों के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद ये पायलट बताता है आगे जाके कि आगे चल के कोई ना कोई रुकावट है और वो अपना दिशा बदल देता है या रास्ता बदल देता है। क्लियर भैया? तो ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों, ये तो मैंने समझाने के लिए बोला है। तो दो ही तरह के क्वेश्चन सोनार में इंपॉर्टेंट है कि सोनार के द्वारा कैसी तरंग भेजी जाती है, परासरक तरंगे, और मैंने कहा पानी के जहाजों या पनडुब्बी में पता लगाने, दिशा बताने या रुकावट बताने में किसका उपयोग किया जाता है? तो आप बोलोगे सोनार का। एक सोनार तो पढ़ा है दोस्तों, कभी आपने एक ये भी पढ़ा होगा, मैं इसी के साथ बता दूं आपको, है ना, रडार पढ़ा है? ध्यान बताओ, रडार के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा। मुझे एक बार ये बता दो कि रडार के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? चलो तुमसे पूछता हूं पहले क्वेश्चन, रडार के बारे में सर्वप्रथम किसने जानकारी दी? ठीक है, खोज अलग पूछूंगा, मैंने सर्वप्रथम जानकारी किसने दी पहले ये बताना है मुझे। बताओ बताओ, जल्दी बताना मुझे, कितने लोग सही बताते हैं? देखो इधर आ जाओ, पहले मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता दूं। इसकी फुल फॉर्म है रेडियो डिडक्शन, फुल फॉर्म याद रख लेना, कभी कभी एग्जाम में आ जाएगी, एंड रैगिंग। क्लियर? पहला क्वेश्चन, सबसे पहले मैंने कहा कि रडार को प्रथम रूप किसने दिया था? प्रथम प्रारूप बोलो या रूप बोलो या सर्वप्रथम किसने बताया था इसके बारे में? तो याद रखना, एक वैज्ञानिक तो था, टेलर था, और एक था लियो यंग। यो दो वैज्ञानिक थे। किसने लिखा है सही में एक बार देख लूं, टेलर और लियो यंग। हाँ दोस्तों, रॉबर्ट बार्सन लिखा है दोस्तों ने, रॉबर्ट बार्सन लिखा है, टेलर एंड लियो यंग ने, ठीक है ना। एक ने लिखा है मुकेश बैरवा ने लिखा है, बार्सन ने। देखो एक बार बताओ, मैं आप क्लियर करके और मैंने खोल के लिखा, बहुत बार कभी कभी क्या होता है, प्रथम प्रारूप कहा है मैंने दोस्तों, लेकिन पूछे कि रडार के आविष्कार या खोजकर्ता पूछे ना, देखो लाइन लाइन में फर्क पड़ जाता है। खोजकर्ता कौन है? तब आप बोलोगे रॉबर्ट बार्सन है। जिन लोगों ने लिखा उन्होंने भी सही लिखा था, और एग्जाम में कभी इनको अभी पूछा नहीं गया टेलर लियो यंग को, इसलिए बहुत बार लोग इसी को लिखवा देते हैं। इसलिए एक बार एग्जाम में पूछा गया, और किसमें पूछा गया मेरे हिसाब से, या तो पिछली बार की दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था ये कि रडार की खोज किसने की, तो रॉबर्ट बार्सन ने की, लेकिन प्रथम प्रारूप पूछे ना किसने दिया, तो आप बोलोगे टेलर और लियो यंग ने दिया। क्लियर? अगर पूछा जाए रडार का उपयोग किया किसमें किया जाता है, तो आपको पता है वायुयानों को संकेत देने में या ट्रैक करने में। वायुयानों को ट्रैक करने, पता लगाने के लिए सीमा पे लगे नहीं होते क्या, ठीक है, कि ये वायुयान दूसरे देश का आ रहा है तो उसको ट्रैक भी किया था रडार के द्वारा। तो किसके द्वारा क्या काम करते हैं, तो आप बोलोगे वायुयानों को
वायु यानों को संकेत देने में या दोनों ही शब्द लिखूं, या ट्रैक करने में उपयोग करते हैं। अब देखो दोस्तों, एक बात आप समझ लो, मैं उन चीजों पे ज्यादा जोर नहीं दे पाता कि जो चीज देखो याद रखनी है भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आप कहोगे सर इसमें आप ज्यादा क्या करता है, मैं जो चीज लिखनी है उसको याद ही रखना पड़ेगा। दोस्तों एक याद रख लेना, रडार के द्वारा कौन सी तरंगे भेजी जाती हैं, तो आप बोलोगे इनके द्वारा तरंगे भेजी जाती हैं, रेडियो तरंगे। क्लियर? सोनार के द्वारा कौन सी थी, पराश्रव, और यहां तरंगे कौन सी भेजी जाती है, तो आप बोलोगे रेडियो तरंगे। तो मैंने सोनार पढ़ाया, मैं फिर बोल रहा हूं, मुझे आपको 99% में आपको पता रहेगा, मैं बता दूंगा कहां से क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए मैंने सोनार के साथ क्या बता दिया, रडार बता दिया। तो बिल्कुल याद रखना, उसका भाई मुझे सोनार का वैज्ञानिक का नाम मुझे कंफर्म रूप से पता नहीं है। दोस्तों एक बात बता दूं, सोनार का कोई पूछ रहा हो और मेरे हिसाब से उसका कहीं ढंग से लिखा भी नहीं गया है सोनार का, अगर मैं नहीं लिखवा रहा हूं तो उसका लिखा नहीं गया है, और अगर किसी को मिलता है तो वो अपने आप से लिखना। सोनार का वैज्ञानिक का नाम किसी को स्पष्ट रूप से बताया भी नहीं गया दोस्तों, ठीक है? आप उठा के देखोगे किसी बुक के अंदर भी आपको ज्यादातर 99% तो मिलना नहीं चाहिए, और आप देख लेना दोस्तों, आजकल तो ध्यान रखने वाली बात है, तो जो है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट आता है बात, तो ये दोस्तों डिटेल से कल से पढ़ा रहा था और आज पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको डिटेल से एक टॉपिक के बारे में बता दिया है, और उस टॉपिक का नाम क्या है, ध्वनि या साउंड है। दोस्तों ये मत देखो कि टॉपिक कितनी देर चल रहा है, ये देखो कि उसमें से कितने क्वेश्चंस निकल रहे हैं। अगर आप उठा के देखोगे ना, आज तक ध्वनि जितना पढ़ा है उसमें से 20-30 क्वेश्चन मिले हैं आपको। उन 30 क्वेश्चनों को क्वेश्चंस रटने से आप क्या करते हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को रटते हो। दोस्तों ऑब्जेक्टिव मत रटो, मैं फिर बोल रहा हूं, थ्योरी में से वो 20-30 क्वेश्चन समझ के निकाल लोगे ना तो 80 क्वेश्चनों के आंसर वैसे ही दे दोगे। और मैंने 2-3 सवाल आपको बताए हैं ध्वनि के अंदर, वो सवाल और याद रखना, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर? तो ये बात याद रखना आप एग्जाम के लिए, ये मैंने आपको टॉपिक बता दिया है ध्वनि। इतना आपको कम से कम ध्वनि, और ज्यादा इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूं। इसके बाद मैं एक टॉपिक और ले रहा हूं दोस्तों, ये 11th क्लास का टॉपिक है या 12th क्लास का टॉपिक है, मैं कंफर्म रूप से तो नहीं कह सकता 11th का या 12th का है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा बहुत सी एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे बड़ी हो या छोटी, चाहे कोई यूपीएससी की एग्जाम हो, चाहे एसएससी और आप एनटीपीसी रेलवे कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है। और छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्या करते हैं दोस्तों, मैं आपको इसको बता देता हूं, छोटा तो है लेकिन कभी कभी छोटा ही खोटा हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये तरंग और वेव क्या होता है, बार बार क्यों बन गया टॉपिक, ये मत देखो कि सर 12th का आपने आज तक तो नहीं पढ़ाया, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ध्वनि तरंग पढ़ ली, प्रकाशिक तरंग पढ़ ली, तो उनसे मिलता जुलता एक टॉपिक आता है जिसके बारे में आपने बहुत कुछ चीजें सीखी है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है, कौन सी यांत्रिक तरंग है। और इस क्वेश्चन का आंसर देने में आप बहुत बार गलती कर देते हो, और उसी को मैं बताने के लिए आपको इसको बता रहा हूं, किसको, तरंग। क्लियर? तो आप याद रखो, अगर तरंग की बात करूं, तरंग के बारे में कुछ आपको स्पेशल याद नहीं रखना, मुझे शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, शॉर्ट में याद रख लेना, क्योंकि आपके लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो याद रखो। तरंग वो है जो किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है। क्या है विक्षोभ? विक्षोभ को मतलब डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस क्या है आपको बताता हूं। मेरे हाथ में कोई कांच का बर्तन होता, क्या होता, कांच, और एकदम में मेरे हाथ से छूट जाता, और छूटने के बाद जो आवाज उत्पन्न होती वो क्या कहलाती, वो ध्वनि तो नहीं, वो तरंग के रूप में चलती। किसके रूप में? तरंग। कैसे? क्योंकि ये कण थे, और कण के अंदर क्या डिस्टरबेंस पैदा होता, और किसके रूप में? तरंग। और तरंग के रूप में क्या होता, टूटते ही ये कण अपनी ऊर्जा इस दूसरे कण को देता, दूसरा तीसरे कण को होता है। तो तरंग जब चलती है तो क्या संचरित होती है, तो याद रखना ऊर्जा संचरित होती है। क्या होती है? ऊर्जा। अब काम की बात सुनो, तो मैंने कहा एक तरह का तरंग क्या है, तो एक तरह का तरंग क्या है, तो आप कहोगे तरंग माध्यम में
शॉर्ट में बोल रहा हूं परिभाषा, माध्यम में विक्षोभ है। माध्यम में क्या है? विक्षोभ। आप कहोगे विक्षोभ मतलब डिस्टरबेंस। क्लियर दोस्तों? अब कहोगे काम की बात। अगर इस तरंग की बात करूं तो आप तो काम की बात याद रखोगे, दो तरह की तरंगे होती है। कितनी तरह की? दो। एक क्या बोलते हैं आपने, मैंने कल भी पढ़ाया था आपको, एक तरंग होती है जिसको बोलते हैं यांत्रिक तरंग, इसको तो मैंने कल बता दिया था। और एक तरंग होती है कौन सी? तो आप बोलोगे एक तरंग होती है जिसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। शॉर्ट में समझ लो, मैं फिर बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन करा रहा हूं, कहां से पूछेगा वहां पहुंचा रहा हूं मैं आपको, जबरदस्ती टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। अगली बात सुनो, यांत्रिक तरंग का मतलब क्या है? तो आपको पता है, इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। और इसको क्या बोलते हैं? तो आपको ध्यान है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। क्लियर? काम की बात, यांत्रिक तरंगों का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको ध्यान हो तो कल भी बोला था, ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मैंने कहा माध्यम के रूप में चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो या गैस हो। कहने का मतलब यांत्रिक तरंगों के लिए दो बातें बोल सकते हो, इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और दूसरा कहूंगा मैं कि ये तरंगे किसमें नहीं चल सकती? निर्वात में। तो काम की बात क्या होती है? पहला, शॉर्ट में लिख रहा हूं, माध्यम की आवश्यकता, ठीक है। और काम की बात क्या है? मैंने क्या लिख दिया? निर्वात में नहीं चल सकती है। क्लियर? और काम की बात मैं फिर बोल रहा हूं, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन किया एग्जाम के लिए, आपसे पूछेगा दोस्तों इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है, चार ऑप्शन में दे देगा, बहुत पूछेगा, रेलवे में उठा के देख लेना, या पूछ लेगा इनमें से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं। तो आप ध्यान रखना, यांत्रिक तरंग में एक उदाहरण तो मैंने ही लिख दिया आपको, ध्वनि तरंग, कल ही पढ़ाया था। एक उदाहरण याद रखना, कैथोड किरणें, सुना है क्या? बिल्कुल सुना होगा। एक कौन सी किरणें? तो आप बोलोगे एनोड किरणें। होती हैं किरणें? बिल्कुल किरणें एनोड। एक आप कहोगे एल्फा किरणें, सुनी है? बिल्कुल सुनी है, जो रेडियो एक्टिव किरणें होती। एक कौन सी है? तो आप कहोगे बीटा किरणें। अरे कौन सी किरणें? बीटा, मगर गामा मत कह देना दोस्तों, गामा कैसी होती है? तो आप बोलोगे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। एग्जाम्पल याद रख लो यांत्रिक तरंग के, कौन कौन सी? ध्वनि तरंग, कैथोड किरणें, एनो, बहुत अच्छा टॉपिक है, आप भी याद रखोगे दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से बहुत पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन बनते हैं जिनको आप गलत करके आते हो, क्योंकि आप इस टॉपिक को मैं एक तरीके से बताऊंगा, उस तरीके से याद करोगे तो हमेशा याद रह जाएगा। तो मैंने कहा पहला क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछेगा, इनमें से कौन सी यांत्रिक तरंगे? ऑप्शन में दे देगा गामा किरणें, ऑप्शन में दे देगा एक्स किरणें, ऑप्शन में दे देगा परावैंगनी किरणें, ऑप्शन में दे देगा ध्वनि तरंग। तो आंसर क्या दोगे? ध्वनि। तो ध्वनि नहीं, चाहे वो कैथोड किरणें दे, एनोड किरणें दे, एल्फा किरणें दे और बीटा किरणें दे, आप समझ लेना कि ये सब किस तरह की तरंगे? तो यांत्रिक तरंगे। इनको तो इतना सा याद करना है। उदाहरण, आपको इस टॉपिक में से क्या पढ़ना है? ये बनता है टॉपिक, और ये बनता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसका मतलब पहला क्वेश्चन, ये वो तरंगे हैं जो निर्वात में भी गति कर सकती हैं, गति कर सकती हैं। बहुत शॉर्ट में और बहुत तरीके से बता रहा हूं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? मतलब माध्यम में तो चलती चलती है, निर्वात में भी गति कर सकती है। आपको ध्यान हो तो प्रकाश पढ़ाया था, और प्रकाश में मैंने कहा था प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे, बिल्कुल तरंगे। तो इसका मतलब प्रकाश किसमें गति करता है? निर्वात में करता ही है। क्लियर? तो अंतर हो गया, ये निर्वात में गति नहीं कर सकती, ये निर्वात में गति कर सकता है। आप कहोगे सर इसके एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल कल बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा, इसके मैं एक एक तरंग को आपको पढ़ाऊंगा और उनका उपयोग भी बताऊंगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में उनके उपयोग भी पूछते हैं। बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, खींच के ये आधा घंटे का टॉपिक है। कल जब क्लास लगेगी, जब आधा घंटे इसको पढ़ाऊंगा, उसमें आपका काम चल जाएगा दोस्तों। तो ये वही मैं आपको कल डिस्टर्ब, आप कहोगे सर आज, तो आज ये टॉपिक, क्योंकि मुझे एक सारणी के रूप में आपको बताना होगा और आप आज नहीं बना पाओगे, तो आज के लिए बहुत है दोस्तों।
मेहनत करते रहिए, घबराइए मत। ये मत सोचिए सर 2 घंटे 4 घंटे में 4 घंटे करने से तुम्हारा फायदा नहीं होगा। तुम्हारा फायदा ये होगा कि तुम पर जितना मैटर है ना, तुम क्यों डिपेंड मेरे ऊपर रहते हो कि सर ही बताएंगे तभी हमारा कुछ होगा। तुमने आज तक तो पढ़ा है ना साइंस। मैं तो प्लस में आया था तुम्हारे पास कि चलो चलते हैं यार, इनको भी देख लेते हैं, ये भी क्या याद रखेंगे। आपने मेरे बारे में ऐसे ही सोचा होगा पहली बार तो, ठीक है। अब आप क्या थोड़े डिपेंड रहना चालू कर दिया। अब डिपेंड रहने की बजाय आप ये सोचो कि आपको जिसने पढ़ाया उसने भी कुछ ना कुछ तो पढ़ाया होगा, तो उनको याद करते चलो, मेरे साथ रिवीजन करते चलो। 2 काम चीजें होंगी आपकी। पहला, तुमको अपने बारे में पता चल जाएगा हमको कितना याद है, और अगर याद है, जैसे मैंने आज सवाल कराया आपको ध्वनि वाला, किसी का 513 ऑप्शन आंसर आया तो उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस आया यार, हाँ मैं भी कुछ कर सकता था, तो वो कॉन्फिडेंस लाते जाओ। दूसरी बात, मेरे साथ आप चीज को समझा करो। क्या कहते हैं, कभी कभी तुमको फायदे की चीज बोलते हैं ना, उसमें भी तुम क्या दिमाग लगाते हो, और दिमाग लगाना तो बिल्कुल ही बंद कर दो, ठीक है। इतना ही दिमाग लगाओ जितना पढ़ाई में काम आ रहा है। जबरदस्ती ऐसे ये इसके लिए बोल रहे हैं वो उसके लिए नहीं। दोस्तों, आपका काम ये, मेरे साथ रिवीजन करो, मेरे साथ, मेरे ऊपर डिपेंड मत रखो। अगर मैंने यांत्रिक तरंग बोला था तो आपको मुझसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये वो निर्वात में गति नहीं कर सकती, इसके उदाहरण ये होता है, ये इसको बताएंगे सर, इसका ये होता है, ठीक है। आगे चलते जाओ, क्या चीजें बताएंगे, तो खुद ही तैयार होकर बैठे रहो। मेरे साथ तो ये है कि ये सर से हम और चीजें और देख लेते हैं, कोई 4-5 चीजें अच्छी मिल जाती हैं तो ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि मैं आऊंगा तो मैं चेंज कर दूंगा कि यांत्रिक और इसकी अलग परिभाषा लिखा दूंगा, इसकी अलग नहीं, चीजें तो वही रहेंगी दोस्तों। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए। जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास नहीं रखता ना, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल याद रख लीजिए। और जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास कर लेता है ना, उसका जीवन सफल है। जिसका मन ही, आप देखो जिन लोगों का सिलेक्शन होता है, मैंने कहा उनका मन ही इस बात को कहता है कि मैं निश्चित होगा इस एग्जाम में। हो नहीं दोस्तों, अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो इतनी जल्दी घबराएगा नहीं। और जीवन में अगर बात करूं, बस इतना मैं हमेशा कहता हूं, तकलीफें सबके पास है, निकलना तुमको है, और तुम कैसे निकल पाते हो ये तुम पे डिपेंड करेगा। तो चीजों को समझते जाइए। आज के लिए बहुत है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।